दोस्तों, मैं कचरू मालवी आपको एक चीज़ से रूबरू कराता हूँ। और जो लोग महापुरुष के ऊपर जो उंगली उठाते हैं, कहते हैं कि उसने क्या करा भारतीय राजनीति में उसका क्या योगदान है, मैं उनको बताना चाहता हूँ। जब 1949 में देश आज़ाद हुआ था, उस टाइम हमारे देश में इतना अकाल था, इतनी भूखमरी थी। मतलब भारत का जब विभाजन हुआ, पाकिस्तान और भारत में जब कन्वर्ट हुआ, तो हालत ये थी कि उस टाइम हमें खाने के लिए गेहूं तक के भी ठिकाना नहीं था। लेकिन देश के प्रथम प्रधानमंत्री जो नेहरू जी बने थे, उन्होंने अपनी सूझबूझ से भारत को, जब एक सुई नहीं बनती थी, उस टाइम भारत की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत करी जो आज हम विकास की होड़ में अग्रणी थे, विश्व गुरु के कगार पे थे। लेकिन ये 12 आज जो हमारा दुर्भाग्य है कि हम विश्व लेवल का हमारा कितना % योगदान रहा, मतलब कितनी GDP गिरी। एक बच्चा जब पैदा होता है, जन्म से पहले उसको भारत में अगर वो जन्म लेता है तो उस पर 1 लाख रुपए का कर्जा अनुमानित माना जाता है। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय राजनीति में ऐसे इंसान को एंट्री मिलनी चाहिए जिसकी शैक्षणिक योग्यता स्नातक से ऊपर होनी चाहिए, जो अर्थशास्त्र, साइंस या एग्रीकल्चर सेक्टर में महारथी हासिल हो। ऐसे व्यक्ति अगर राजनीति में आते हैं तो भारत की अर्थव्यवस्था सुधरती है। या ना कि दूसरी बात ये कि जो गरीबी अमीरी की जो खाई है, इसको लगभग कम होनी चाहिए। अब मैं मानता हूँ कि देश की लगभग 60% इंसान या परिवार ऐसे हैं जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए लगभग 8 से 10 घंटा समय देते हैं, और उसके बावजूद भी वो सिर्फ अपने जीवन को आगे बढ़ाने में इस सामर्थ्य देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर हिंदुस्तान पीछे अपने 4 पैर पे अगर खड़ा होगा, तो देश के नीति के निर्धारण करने वाले जो अग्रणी सांसद, विधायक या जो भी बड़े हिंदुस्तान की नीति का निर्धारण करते, उनको उन देश की 60% जो जनता है उनको भी मुख्य धारा में लानी पड़ेगा, जब जाके हमारा देश विकास की दर में विश्व के लेवल में अपना उभरता हुआ प्रतीत होगा। क्योंकि मैं समझता हूँ, मेरी बात शायद हर इंसान को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन ये सत्य है। मैं समझता हूँ कि आप कहते हो कि हम एक आदमी है, अगर उनके पास लाखों रुपए है, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए, तो वो उनका ही उनकी सोच विकास की उसमें लग सकती है। लेकिन मेरे देश में 60% जो लोग हैं वो कभी देश की तो सोचो अपने बारे में नहीं सोच सकते, अपने परिवार के बारे में नहीं सोच सकते। छोटा किसान हो, बड़ा किसान हो, व्यापारी हो, हर इंसान अभी टेंशन में है। मैं समझता हूँ कि खाद की बोरी आप लेने जाओ, देखो किसानी अगर करनी है तो भाड़ा महंगा होएगा क्योंकि तेल नहीं मिलता है। उत्पादन करने के लिए जो गेहूँ, प्याज, लहसुन, तमाम इन चीज़ों का रेट, लहसुन का भाव तो ठीक है, लेकिन जो प्याज का भाव देखो, गेहूं का भाव देखो, सोयाबीन जो आज से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में 3500-4000 के भाव में मिलती थी, जो गरीब किसान था उसने तो निकाल दी, क्योंकि उसको उसके बच्चों की फीस में पैसे चाहिए, उसके परिवार में शादी ब्याह ऐसा कोई कार्यक्रम, उसको बेचनी पड़ेगा, जो कर्जा है उसको देने के लिए उसको बेचना पड़ेगा। मतलब मैं समझता हूँ कि देश के 60% जो किसान हैं, जो कर्जदार किसान हैं, उनको अपनी फसल को एक न्यूनतम भाव में बेचनी पड़ी। हाँ, मानता हूँ मैं कि जो बड़े किसान हैं, जिनके पास संपत्ति है, जो मतलब एक व्यापारी प्लस किसान या किसान प्लस जो सर्विस में, उनने अपने फसल को स्टोर कर रखा, तो वही सोयाबीन का भाव आज 10,000 के भाव में आपको 10, 10.5, 12 तक वो देंगे। लेकिन जो 60% जो किसान है, मजदूर है, वो तो लॉस में होकर, मैंने खाद की पूछा 2600 में देते, 2400 में देते हैं साहब। अब बताओ
किसान आदमी, अगर यह हमारी जमीन माता, जमीन के अंदर अगर खाद भी नहीं डालो आप तो उत्पादन भी नहीं होता है। चलो ठीक है, अपन सोचते हैं कि हरित क्रांति लाएं, अपन सोचते हैं कि चलो ठीक है रसायन का हम नहीं डालें अपने खेत में, तो ठीक है दूसरा विकल्प भी तो आप दो हमें। मेरे देश का किसान, युवा, छात्र, महिला, हर इंसान, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, हर इंसान पीड़ित है। तो मेरा विशेष अनुरोध है कि देश के नीति के निर्धारण करने वाले जो भी पार्लियामेंट में, देखो उनका तो सौभाग्य है कि वो ऐसा निर्णय दे, समय निकल जाएगा, लेकिन आपको अतीत उस क्षेत्र में देखे कि आपका जो मूल्यांकन करेगा तो कहेंगे कि उनने उनके टाइम इतना अच्छा कर दिया। देश के लोगों को तोड़ने की बजाय उनको जोड़ो, एक रस्सी में पिरोने की कोशिश करो और देश को आर्थिक मजबूती दो। नेहरू जी से सीखो, इंदिरा जी से सीखो, इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से सीखो, अटल बिहारी जी से सीखो, इन्होंने अपने हिंदुस्तान को देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हम ये नहीं कह रहे, उन्होंने अपने जीवन का, नेहरू जी ने जो अपनी निजी प्रॉपर्टी हिंदुस्तान की सरकार को दी थी, अपने लाल बहादुर शास्त्री जी ने उनका योगदान, जो राजा उनका जो राज्य था भारत में विलय उन्होंने करा। मतलब कैसे कैसे हमारे देश में महान क्रांतिकारी हुए भगत सिंह, अगर ये जहाँ भी होंगे वो सोचते होंगे कि मैंने हिंदुस्तान कैसा दिया था, हमने त्याग किया, बलिदान किया, हमने अपने सुख चैन को गंवाया, लेकिन कैसे लोग आके बैठ गए, जो कि मैंने सोचा था कि मेरे देश की जनता खुश रहेगी, लेकिन कैसी हालत हो गई हमारी। मैं तो यूँ चाहता हूँ, अंत में एक ही बात कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले राष्ट्र, और राष्ट्र के लिए कौन सा भी बलिदान देना पड़े तो हमें, आपको, हम सबको मिलकर वो देना चाहिए। और जो नीति का निर्धारण करते हैं उनको भी जो हो सके, ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी के ऊपर टिप्पणी करना बहुत आसान है, जो इंसान जिस पद पे रहता है उनको बहुत सूझबूझ से काम लेना पड़ता है, लेकिन उनकी जो सहयोगी की सलाह भी लेनी चाहिए, विपक्ष में बैठे उनकी भी सलाह लेनी चाहिए, और तमाम जो लोग देश के नीति के निर्धारण करने वाले उनकी बात सुनकर उनको उन बात को अपने साथ मिला के हिंदुस्तान के विकास में अपना योगदान देना चाहिए। अच्छी बात है कि हम आज पतन की तरफ तो कल विकास की तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन संयम से हमें काम लेना चाहिए। अपने विचार के साथियों, इसमें किसी को मेरे द्वारा कहे गए शब्द से क्षति पहुँचती है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो ये अपने विचार थे जो मैंने प्रकट करे। आप भी अपने विचारों को साझा करिए ताकि अपनी बातें जो नीति के निर्धारण करने वालों तक पहुँचे और मेरा देश फिर से चार टांगों पे खड़ा होके विश्व में अपना परचम लहरा सके। ये मेरी आशा, अपेक्षा और अनुरोध है आप सब लोगों से। धन्यवाद।